हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अब से पहले हम लोगों ने पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओजोन परत की कमी, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे होता है, इसका क्या प्रभाव है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहा है, एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक इमेज। इस इमेज में पृथ्वी है, अर्थ है, इसके ऊपर ट्रोफोस्फीयर, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर दिखाई दे रहा है। देखो, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की सतहें हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस तरीके से बहुत सारे मंडल हैं। तो हम बात करते हैं पृथ्वी के जस्ट ऊपर होता है क्षोभ मंडल और क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल, ठीक है। तो अब ओजोन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ओजोन क्या होता है, पहले इसको समझो। हमारे पास जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटम O होता है। जब दो ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो O2 मॉलिक्यूल बनता है, जिसे हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कहते हैं। यह ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी O2 हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, जीवनदायिनी गैस का काम करता है। लेकिन जब ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके O3 बनाते हैं तो ये O3 ओजोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओजोन। अब बात समझने वाली ये है कि O2 यानी ऑक्सीजन जितना ही ज़्यादा जीवनदायिनी है हमारे लिए, जीवन को बना के रखने वाली है, उतना ही ज़्यादा खतरनाक हमारा O3 यानी ओजोन गैस होता है, अर्थात ये जहरीला गैस होता है। हम इसके नेचर के बारे में हमने बात किया कि ओजोन या O3 बहुत ही जहरीला होता है और O3 ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी लेयर हैं एटमॉस्फेयर के, तो उसमें हम बात करेंगे समताप मंडल की। तो जो ओजोन परत, ओजोन गैस की एक परत है, वो समताप मंडल में पाई जाती है। आप बोलोगे कि सर ओजोन लेयर की परत पाई जाती है, तो ये क्यों बता रहे हो आप? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ओजोन गैस में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर हम उसको ग्रहण करेंगे अपने सांस के द्वारा तो हमारे जान को ले सकती है। लेकिन जब वो समताप मंडल में एक लेयर बना के रहती है ओजोन गैस, तो वो ओजोन गैस सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है। और आपको पता होगा जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो ऐसी रेज होती हैं कि हमारे स्किन पे डायरेक्टली पड़ें अगर, तो हमें तरह तरह के डिजीजेस उत्पन्न कर सकती हैं या हमारे स्किन को जला सकती है। अगर प्लांट पे पड़े तो प्लांट को भी डिस्टर्ब कर सकती है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के डिजीजेस को जनरेट कर सकती है। तो ओजोन का काम एक्चुअली ये है कि वो सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है, अर्थात हमारे तक पहुंचने से रोकता है। और किस लेयर में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो वो आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। चलिए अब इसको पढ़ते हैं कि ओजोन परत की कमी है क्या। ओजोन परत समताप मंडल में मौजूद ओजोन की एक पतली परत है जो पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत ही लाभदायक है क्योंकि यह सूर्य की परावैंगनिक विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। इस परत में किसी भी कारण से हुई गड़बड़ी या कमी के परिणाम स्वरूप हानिकारक विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंचेंगे और जिसके खतरनाक परिणाम होंगे। ओजोन जो अत्यधिक अस्थिर है, समताप मंडल में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न और नष्ट होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी समताप मंडल में ओजोन गैस का एक लेयर है, तो उसमें O3 होगा, O3 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब होता यह है कि O3 पे जब अल्ट्रावायलेट रे पड़ता है तो O3 टूट जाता है ऑक्सीजन यानी O2 और O में, मतलब O2 और प्लस O में टूट जाएगा O3, मतलब O3 बराबर होगा O2 प्लस O। अब जब O2 प्लस O में टूट रहा है और ये टूटने की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, तब तो ओजोन की जो परत है वो समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ओजोन गैस की परत को बना के रखने के लिए नेचुरल तरीके से एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि जिस रफ्तार से ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रे के कारण टूट रही है, उसी रफ्तार से नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से ओजोन गैस का निर्माण भी होना चाहिए। तभी तो ओजोन गैस की जो परत है वो कांस्टेंट रूप से वहाँ पे रहेगी, अर्थात समताप मंडल में रहेगी। हाँ,
इसी कारण से रहेगी। और प्रकृति ने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि जिस रफ्तार से ओजोन गैस टूटती है उसी रफ्तार से प्राकृतिक दशाओं के कारण ओजोन गैस का निर्माण होता रहता है और ओजोन गैस की जो लेयर है वो बनी हुई है। लेकिन कुछ ऐसी गैसें हैं जो इन्वायरमेंट में अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो ओजोन गैस के निर्माण को रोकती हैं, और जब ओजोन गैस के निर्माण को रोकेंगी, निर्माण के स्पीड को कम करेंगी, तो ओजोन गैस का टूटना तो रफ्तार बढ़ ही रहा है, तो टूटने का रफ्तार बढ़ रहा है, बनने का रफ्तार कम हो रहा है, तो जो ओजोन परत है वो पतला होते होते बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा और जो अल्ट्रावायलेट रे है वो हमारे पृथ्वी तक पहुँचेगा। तो देखो किस गैस के कारण ओजोन गैस में जो है पतलापन आ रहा है या ओजोन गैस को बनाने में कौन सा गैस अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा गैस है जो ओजोन गैस के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करता है। चलिए समझ में आया। अब नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है ओजोन परत की कमी के प्रभाव, कि मतलब ओजोन का लेयर जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन लेयर जो है पतली होती जा रही है, उसका निर्माण स्लो होता जा रहा है, तो स्लो निर्माण होगा और ओजोन परत अगर क्षय होगा, उसका मतलब विखंडन होगा, टूट के ओजोन परत में छेद होगा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको पढ़ते हैं। तो पहले नंबर पे मानव और पशु स्वास्थ्य पे प्रभाव। सौर अल्ट्रावायलेट रेज के बढ़ते प्रवेश से आँखों के रोगों, त्वचा कैंसर और संक्रामक रोगों के संभावित जोखिमों के साथ मानव स्वास्थ्य पर उच्च प्रभाव पड़ने की संभावना है। अर्थात डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रे जब आएगी, जब ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रे आएगी, तो क्या होगा, संक्रामक रोग होने की संभावना होगी, स्किन कैंसर होने का संभावना बढ़ जाएगा। आँखों पे अगर यूवी रे पड़ेगा तो आँखों की रोशनी जाने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पौधों पे प्रभाव, मतलब प्लांट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्लांट्स पे अगर यूवी रेज पड़ती हैं तो प्लांट्स भी डेड हो जाती है, प्लांट मर जाएगी और प्लांट के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, मतलब प्लांट का जो इफ़िशियंसी है, जो भी फ्रूट बनाने की इफ़िशियंसी, जो बीज बनाने की इफ़िशियंसी, वो घट जाएगी। नेक्स्ट है जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जब समुद्रों में ये यूवी रे पड़ेगी, यानी फाइकोप्लैंक्टन की बात कर रहे हैं। फाइकोप्लैंक्टन का मतलब समुद्र में उपस्थित छोटे छोटे प्लांट्स की बात होती है, और उन छोटे छोटे प्लांट्स को जो समुद्र के अंदर उपस्थित हैं उन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइकोप्लैंक्टन पे जब यूवी रेस पड़ेंगी तो फाइकोप्लैंक्टन समाप्त होंगे और उन छोटे छोटे समुद्री प्लांट्स को ही जो है वहाँ के जीव खाते हैं, जो शाकाहारी समुद्र में उपस्थित जीव हैं, और उन शाकाहारी जीवों को बड़े बड़े जीव समुद्र में उपस्थित खाते हैं। तो पूरा का पूरा जो फूड चेन है वही डिस्टर्ब हो जाएगा। जब भोजन ही उपस्थित नहीं है तो सारे जीवों की मात्रा जो है घटती चली जाएगी। अब देखिए, और नेक्स्ट है वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव। तो जाहिर सी बात है ओजोन की कमी और अल्ट्रावायलेट रे की बढ़ती पैठ का परिणाम प्रमुख ट्रेस गैसों की उच्च फोटो पृथक्करण दर, हाई फोटो डिसोसिएशन रेट होता है। कम फोटो पृथक्करण दर क्षोभ मंडल की प्रतिक्रियाशीलता को नियंत्रण में रखता है। मतलब क्या हो गया, जब यूवी रेज डायरेक्ट हमारे अर्थ तक पहुंचने लगेंगी तो जो गैसें हैं वो जल्दी ही विखंडित होने लगेंगी। जब यूवी रे और सारी गैसों पे पड़ेगी तो उसका विखंडन बहुत ही तेज होने लगेगा, तो ये भी प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन एनर्जी सिनेरियो। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत में ऊर्जा परिदृश्य क्या है, तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इस नोट्स को आप बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो पहले नंबर पे भारत में देखो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में ऊर्जा परिदृश्य से आप क्या समझते हैं, तो उसमें ये आंसर मैं बता रहा हूँ, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो पहला पॉइंट है भारत में कुल प्राथमिक उत्पाद का लगभग 55% उत्पाद कोयले का होता है, मतलब कोयला टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का 55% है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। 1994 में 10% उत्पादन था, वो 1999 में 13% हो गया। लेकिन तेल के उत्पादन में कमी आई है। 1994 में तेल का उत्पादन 20% था और 1999 में तेल का उत्पादन 17% हो गया है। नेक्स्ट है कोयले की आपूर्ति। भारत में कोयले का विशाल भंडार उपलब्ध है। 2003 के अंत तक 84,396 मिलियन टन कोयले का भंडार पाया गया। नेक्स्ट है
पूरे विश्व का 8.6% कोयला भारत में ही है। ध्यान देने वाली बात है, पूरे विश्व का 8.6% कोयला भारत में ही है। यह भंडार भारत में 230 वर्षों तक कोयले के आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। मतलब ये जो कोयला भंडार है हमारे भारत में, वो 230 वर्षों तक चल सकता है। पूरे विश्व में भारत चौथे नंबर का कोयला उत्पादक राज्य है। भारत के राज्य जहाँ कोयला भंडार है उनको हम देखते हैं, तो वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब तेल आपूर्ति की बात करते हैं, तो भारत में उपभोग होने वाले ऊर्जा में 36% भाग उपभोग किया जाता है। विश्व में तेल का उपभोग करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत का भी नाम आता है। हमारे प्यारे देश भारत में कच्चे तेल का उत्पादन वर्तमान समय में 32 मिलियन टन है, जहां कच्चे तेल की मांग 110 मिलियन टन है। मतलब उत्पादन केवल 32 मिलियन टन है और मांग 110 मिलियन टन है। 2007 के अंत तक कच्चे तेल की खपत 136 मिलियन था। भारत में कच्चे तेल के रिजर्व मुख्य रूप से बॉम्बे, असम में है। मतलब कच्चा तेल भारत में बॉम्बे और असम में ही पाया जाता है। अब देखते हैं प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, नेचुरल गैस सप्लाई। प्राकृतिक गैस कुल ऊर्जा खपत का 8.9% है। वर्तमान समय में प्राकृतिक गैस की मांग 96 मिलियन क्यूबिक पर डे है। मतलब एक दिन में 96 मिलियन क्यूबिक हमको प्राकृतिक गैस की आवश्यकता पड़ती है। और उपलब्धता कितनी है, तो केवल 67 मिलियन क्यूबिक पर डे है। मांग 96 मिलियन क्यूबिक पर डे है और हमारे पास केवल 67 मिलियन क्यूबिक पर डे उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2007 में मांग 200 मिलियन क्यूबिक पर डे तक बढ़ी और आज लगातार बढ़ती ही जा रही है। मतलब मांग में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन उपलब्धता जो है कम है। प्राकृतिक गैस का रिजर्व लगभग 760 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अब विद्युत ऊर्जा के बारे में देखते हैं, तो 31 मई 2004 को कुल पावर जनरेशन क्षमता 11 लाख, क्या है ये, 1,12,581 मेगावाट थी। मतलब 2004 तक की बात करें तो टोटल पावर जो जनरेशन है वो 1,12,581 मेगावाट थी, जिसमें 28,860 मेगावाट हाइड्रो से मिला है, 77,931 मेगावाट थर्मल से मिला है और 2,720 मेगावाट नाभिकीय से और 1,869 मेगावाट पवन ऊर्जा हमें मिली है। नेक्स्ट है 2002-2003 में कुल ऊर्जा उत्पादन 531 बिलियन यूनिट हो गई। वर्तमान में ऊर्जा उत्पादन 130 गीगावाट है। अब एक डायग्राम दिखा रहे हैं आपको, पाई चार्ट दिखा रहे हैं। उसमें क्या है, सेक्टरों में ऊर्जा की खपत, डिफरेंट जो सेक्टर हैं, जो एरिया हैं, उसमें ऊर्जा की कितनी खपत है वो दिखा रहा है। ये पाई चार्ट आपको दिख रहा है। तो इसमें जो आधा पोर्शन 50% है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, 49%, 5% एग्रीकल्चर में यूज होता है, 14% अदर में यूज हो रहा है। रेजिडेंशियल मतलब आवासीय जो हम लोग रहते हैं घरों में, उसमें जो विद्युत ऊर्जा उपयोग हो रहा है वो 10% है। ट्रांसपोर्ट में 22% उपयोग हो रहा है। और क्वेश्चन में देखो ये बनाना है आपको डायग्राम, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को फिनिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सुझाव दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।